नमस्कार आप सभी का। हम लोग आज पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। तो मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग आज जानेंगे जीवन के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में, कि जैसे हम लोग का हार्ट जो है या फिर लंग्स जो है या फिर किडनीज जो है, ये सब हम लोग के शरीर में किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, इनका काम क्या होता है और कैसे ये काम करते हैं, सो दैट हम लोग जान सकें कि हम लोग का शरीर साथ ही साथ प्लांट्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो जीवित रह पाते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो हम लोग को बताती हैं कि कोई भी चीज़ जिंदा है कि नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिविंग होने का प्रूफ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कुछ क्राइटेरियाज कि कोई भी चीज़ जिंदा है कि नहीं है, उसको जानने के लिए। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, वो क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है वो? मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो होता है ये हम लोग को बताता है कि कोई भी चीज़ जिंदा है या नहीं है। तो मूवमेंट भी कई दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, वो बिना बाहरी हेल्प के क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। कुछ मूवमेंट आसानी से दिखने लायक होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के होते हैं, और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को आसानी से नहीं दिखते हैं। और कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, ये जो नहीं दिखने वाले मूवमेंट्स, वो हमारे शरीर में मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग के सेल्स में, हम लोग के टिश्यूज़ में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ प्रोसेस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, और वो क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, जीवन के मेंटेनेंस के लिए, उनके सही रहने के लिए शरीर के बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं वो होती है खाना खाना, साथ ही साथ सांस लेना, शरीर में जो बना हुआ फूड है, भोजन करने के बाद जो फूड से बना हुआ एनर्जी है उसको शरीर में ट्रांसपोर्ट करना सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, और एक्सक्रीट करना यानी शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। तो ये है लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भोजन को इनटेक करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं और उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने यूज के लिए, हम लोग अपनी एनर्जी गेन के लिए। उसके बाद बारी आता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में फूड जो है वो बर्न होता है, और कैलोरीज जो है उससे हम लोग के शरीर में कैलोरीज बर्न होता है, फूड का जो कैलोरीज होता है वो बर्न होता है, और उससे हम लोग के शरीर में एनर्जी बनता है। और किसके मदद से? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से हम लोग के शरीर में ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। फिर उसके बाद बारी आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो रेस्पिरेशन में बना हुआ एनर्जी है ना, उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन जो है वो क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग के शरीर से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि हम लोग के शरीर के द्वारा आसपास के चीज़ों से यूटिलाइज करते हुए क्या किया जाता है? आसपास के चीज़ों से क्या करते हैं? फूड ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। लाइफ जो है के ऊपर, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन बहुत ही रिच अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कार्बन बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे शरीर के लिए इस धरती पर। और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होती हैं उन्हीं से हम लोग के शरीर में एनर्जी बनता है, एसिड बनता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और फिर उससे एमिनो एसिड्स बनते हैं जो कि हम लोग के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कंपोनेंट है। और ऐसा माना भी जाता है कि एमिनो एसिड्स जो हैं उन्हीं से धरती पर जीवन का शुरुआत हुआ होगा। तो देखते हैं बाहर के जो रॉ मटेरियल्स उनका यूज करना हम लोग के शरीर के द्वारा, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। किस चीज़ के लिए? एनर्जी गेन करने के लिए, फूड से, ठीक है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं कई प्रकार के। मुख्य रूप से तो दो ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। वैसे होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, उसी के पार्ट हम लोग फर्दर देखेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि इज़ न्यूट्रिशन इन विच, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना भोजन। किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं खुद से, ठीक है। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं?
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खास करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, तो उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। जिस जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से तैयार करें उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, और जिस मोड के द्वारा वो लोग तैयार करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद बारी आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके द्वारा क्या होता है, फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स उनको कहते हैं जो अपना भोजन क्या करें, प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन करें और साथ ही दूसरे एनिमल्स से ऑब्टेन करें, तो उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। और जिस मोड के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा वो अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई टाइप के होते हैं, जैसा कि पहले आपको बताया, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ये जो है दीज आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो 3 मेन टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे, किसके, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के। ये एक न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो सड़े गले पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनसे जो अपना भोजन निकालते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और जिस मेथड से वो निकालते हैं उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को उनके बॉडी के बाहर और फिर उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मशरूम हो गए या फिर ब्रेड के ऊपर जमने वाला जो फफूंद होता है, माल्ड होता है, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का हो जाता है, जो वाइट ब्रेड होता है उसके ऊपर जमा हुआ फफूंद। और कुछ यीस्ट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो सेप्रोफाइटिक तरीके से, डेड एंड डिकेइंग तरीके से क्या करते हैं, अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, पैरासाइटिक इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर ओन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपना भोजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके शरीर के अंदर में रह करके, आपको बचपन से आप सुनते आए होइएगा कि लोग कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहा करते होंगे कि हम लोग के शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे वायरसेस और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के शरीर के अंदर रह करके हम लोग को मारे बिना अपना भोजन क्या करते हैं, हमारे शरीर से पाते हैं। ठीक है, यानी हमारे टुकड़ों पर जो पलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाता है कसकटा। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाता है ऑर्किड्स, फिर टिक्स, लाइस, उसके बाद फिर लीचेस या राउंड वॉर्म वगैरह जो है ये सब, या ट्रेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, पैरासाइटिक हैं, पैरासाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग के शरीर के अंदर रह करके या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रह करके, हाँ, उसको मारे बिना, विदाउट किलिंग देम, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके द्वारा ये भोजन ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब बारी आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब्स। डायरेक्टली फूड को लें और सीधा अब्जॉर्ब करते ही डाइजेस्ट कर लें। जैसे अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या पैरामीशियम, या कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, और कुछ फिशेस, और ख़ास करके ह्यूमन भी क्या होता है, होलोजोइक ही होता है, जो क्या करता है, फूड को डायरेक्ट इनटेक करता है और फिर अपने शरीर के अंदर उसको अब्जॉर्व करके और डाइजेस्ट करने लगता है, और डाइजेशन के बाद फिर फर्दर अब्जॉर्प्शन चालू रहता है। तो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक तो हैं ही, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक के अंदर हम लोग कैटेगरी में आते हैं। हम लोग सेप्रोफाइटिक नहीं है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोग नहीं पलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में रह करके और उसको बिना मारे हुए उससे भोजन ऑब्टेन नहीं करते, यानी ना ही हम लोग सेप्रोफाइट है, ना ही पैरासाइट है, बल्कि हम लोग क्या हैं, ह्यूमंस के रूप में हम लोग होलोजोइक हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, बेसिक जानकारी हम लोग को चुकी है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं किस मेथड के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स जनरेट फूड
यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन जो ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और ये जो है फूड जो प्रिपेयर किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर हो जाता है। कहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। कहाँ पर? प्लांट के अंदर। प्लांट में कहाँ पर? प्लांट में पत्तियों में, ठीक है, लीव्स में। इसलिए हम लोग उसको किचन भी कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में जो होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है। किचन ऑफ प्लांट हम लोग किसको कहते हैं? उसके लीव्स को। और फिर देखेंगे ऑक्सीजन का इसमें क्या होता है, रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ध्यान रखिएगा, हम लोग के शरीर में जो भोजन हम लोग लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। बल्कि प्लांट्स में क्या होता है, इसका उल्टा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उस कार्बन से वाटर के साथ इंटरमिक्स होकर के वो क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च में कन्वर्ट होता है फर्दर, और फिर उसके साथ वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल को लेते हैं और 12 मॉलिक्यूल वाटर को हम लोग लेते हैं। किसके अंदर? ये चीज़ होता है। और फिर सनलाइट मिलता है, साथ ही साथ प्लांट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट पत्ते में, इसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये मिलने के बाद क्या बनता है? ये मिलने के बाद बनता है 6H12O6। आपको पता है ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और यही एनर्जी का फॉर्म है। अब फिर उसके बाद साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर का बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। रिलीज हो जाता है प्लांट में ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के द्वारा, और फिर जो ये ऑक्सीजन है ये क्या होता है, गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाता है प्लांट के द्वारा। तो देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया, फोटोसिंथेसिस में मेजर रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है कहाँ पर? पत्तियों के अंदर। वो क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है लाइट एनर्जी का, जो सनलाइट है उसको अब्जॉर्व करता है पत्तियों के अंदर। किसके द्वारा अब्जॉर्व होता है? जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों में प्रेजेंट, क्लोरोफिल, उसके द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है सनलाइट से लिया हुआ, उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, और स्प्लिट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को, किस में? हाइड्रोजन से कार्बन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सॉरी कार्बन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। किसको? वाटर मॉलिक्यूल को। जो केमिकल एनर्जी है वो करता है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, क्या चीज़ बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। यही ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है वो क्या करता है फर्दर आगे चल करके एनर्जी के रूप में प्लांट को मदद करता है। तो यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हैं। ये जो है आपका सन से सनलाइट आया, यानी लाइट एनर्जी जो आया वो पत्तियों में जो है वो क्या किया, पत्तियों ने क्या किया, उसको लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वो केमिकल एनर्जी है, जो एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के मदद से जो आया है सनलाइट, वो केमिकल एनर्जी पानी को तोड़ देगा, किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रोजन जो मौजूद है अलग अलग हिस्सों में, वो मिल जाएगा कार्बन के साथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है पत्तियों के द्वारा, अब्जॉर्व किया गया है एटमॉस्फेयर से, वो मिल करके फिर क्या करेगा, पत्तियों में बना देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और पत्तियों में बना देगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देगा, जो एनर्जी के रूप में काम आएगा पौधों में। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा न्यूट्रिशन किस हिसाब से होता है। क्लोरोफिल का जिक्र आपसे किया था। क्लोरोफिल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देखें शॉर्ट में। ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में। हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव को अगर ऐसे ऑब्जर्व करें, जैसे ये देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसमें हम लोग क्या पाएंगे, इसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर कि जो सेल्स होते हैं, जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स यानी बिंदु की तरह से स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट रहता है, जो क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दीज क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यही क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में मदद करता है पत्तियों में। सो ये बात आप दिमाग में याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं बड़े इमेज के रूप में। ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पिगमेंट्स देख रहे हैं ग्रीन 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 आप लोग, यही क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। जो कोई पूछे तो क्या बताइएगा, लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी फिर
फर्दर प्रोसेस को कैरी आउट करता है, अभी बताया पहले आपको। अब उसके बाद जो स्टोमाटा होता है, ये क्या होता है, पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, यानी गैसेस जो होती है उसका आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। हर एक स्टोमाटा में जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को, पोर्स जो होते हैं ना, होल्स जो होते हैं उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, होल्स हैं, और इसके दोनों तरफ से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स जो हैं यही क्या करते हैं, इन पोर्स के ओपनिंग को, इन होल्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, और जब यही खुलते हैं तो इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और फिर से दोबारा खुलते हैं तो इनसे ऑक्सीजन बाहर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गया हुआ है वो क्या करता है, कैरी आउट कराता है फोटोसिंथेसिस का, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, और फिर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बंद करके निकलता है वो फिर बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये काम है किसका, स्टोमाटा का। तो साथ ही साथ जो गार्ड सेल्स से अगर वाटर एंटर कर जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये स्वेल हो जाता है, यानी फूल जाता है, ठीक है, और फिर जैसे ही पानी रिलीज हो जाएगा इससे, पानी अगर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में, आगे हम लोग देखेंगे इसको, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस प्लांट में, तो उसमें जब पानी रिलीज हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक एक्टिविटी जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकें, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, ये चीज़ हम लोग साबित कर सकें, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसमें वेरीगेटेड यानी क्रॉटन का पेड़ है, जिसको लेते हैं, जो अलग अलग बिखरे हुए से क्या है उसके लीव्स हैं। इसको हम लोग एक डार्क रूम में रख देते हैं, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके, इसका जितना भी स्टार्च है वो क्या हो जाए, यूज हो जाए। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च में कन्वर्ट होकर के, स्टार्च क्या होता है, जो पौधों में स्टोर एनर्जी होता है उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर के बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन तक इसको डार्क कमरे में रखने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सनलाइट में लाते हैं, ठीक है, कितने देर के लिए, 6 घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद एक लीफ जो है इस पौधे का हम लोग लेते हैं और उसके ग्रीन एरियाज़ को मार्क कर देते हैं एक शीट पेपर पर, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पर एरिया जो है वो ग्रीन है। उसके बाद लीफ को हम लोग डिप कर देते हैं उबलते हुए पानी में, कि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में उसको डुबा देते हैं। जब अल्कोहल में हम लोग डुबा देते हैं तो इसमें हम लोग वाटर बाथ करवाते हैं, ठीक है, फिर से एक बार पानी में डुबाते हैं, तो क्या होता है, ये डीकलराइज हो जाता है, ओके, और फिर ये अपना क्लोरोफिल रिमूव कर देता है। तब फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इस पत्ती को जब हम लोग पानी में धोते हैं और फिर से डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी का मात्रा ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूशन करें, तो आयोडीन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में हो, उसमें हम लोग फिर से इसको डुबाते हैं इस पत्ती को। तो हम लोग देखते क्या है कि ग्रीन पार्ट जो है लीफ का वो क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये डार्क हुआ, ये क्यों हुआ डार्क, इसीलिए हो पाया, जो लीफ था वो डार्क होने का कारण यही था कि सनलाइट को इसने क्या किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया। तो अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक और एक्टिविटी, उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये देखते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। देखिए दो हम लोग प्लांट लेते हैं, ठीक है, और एक ही साइज के हैं दोनों के दोनों, और एक डार्क रूम में रख देते हैं फिर से 3 दिन के लिए, और इस तरह से ताकि उसका सारा का सारा स्टार्च जो है, यानी एनर्जी जो स्टोर्ड है उस उन पौधों के अंदर, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से यूज हो जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रख देते हैं, जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग ग्लास प्लेट में रख देते हैं। एक वॉच ग्लास रखते हैं जिसमें कुछ पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक प्लांट के नज़दीक जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट का अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं दोनों प्लांट को बेल जार से, और सील कर देते हैं बॉटम ऑफ द जार। जो जार है, जो बेल जार है, उसको, उसके बॉटम को कुछ इस प्रकार का, जो बेल जार है उसके बॉटम को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्लोज कर देते हैं, सील कर देते हैं, फिर क्या होता है
तो देखिए आगे, हाँ, विथ बेल जार्स एंड सील द बॉटम ऑफ जार्स विथ वेजलिन टू मेक इट एयर टाइट सो दैट कि हवा उसके अंदर ना जा सके। और दोनों प्लांट को हम लोग क्या कर देते हैं, 3 घंटे के लिए फिर से एक बार सनलाइट में रख देते हैं, और एक पत्ता जो है उसमें से ले करके उसमें टेस्ट करते हैं स्टार्च का अमाउंट। ठीक है, हम लोग ने इस तरह से रखा था कि स्टार्च पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, लेकिन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि स्टार्च का अमाउंट कितना है। जो लीफ है प्लांट का, ठीक है, जो जिसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ने रख दिया था, वो क्या करेगा, उसमें स्टार्च का प्रेजेंस बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लोग ने रख दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड उसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन जिसमें नहीं रखा था उसमें दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्टार्च का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ हम लोग का जो प्लांट है उसमें एनर्जी बन ही नहीं पाएगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अमीबा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें कैसे होता है न्यूट्रिशन। सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। तो देखिए अमीबा जो होता है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होता है नॉर्मली, और ये क्या करता है, फूड अपना जो है अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फिंगर नुमा प्रोजेक्शन इसके शरीर का होता है। इसका स्ट्रक्चर फिंगर की तरह से होता है, फैला हुआ। और ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडो मतलब झूठा, और पोडिया मतलब ऐसा स्थान जहाँ से वो खाना ग्रहण कर सके। तो स्यूडोपोडिया मतलब झूठे खाने का स्थान। ठीक है, ऐसा बना लेता है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो है ये रीजन इसका स्यूडोपोडिया है, और ये स्यूडोपोडिया में क्या करता है, भोजन को गैदर कर लेता है, कैरी कर लेता है। देख रहे हैं आप, फूड पार्टिकल है बाहर में, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर स्यूडोपोडिया बनाता है, झूठा मुंह बनाता है, और उससे क्या कर लेता है, भोजन को अंदर ले लेता है। और इस फिर भोजन को अंदर लेने के बाद फूड वैक्यूल तैयार कर लेता है। वैक्यूल मतलब खाली स्थान, अपने शरीर के अंदर ऐसा खाली स्थान तैयार कर लेता है जो क्या हो जाए, सराउंड हो जाए किससे, तो अमीबा से, अपने बॉडी स्ट्रक्चर से अमीबा ऐसा करता है। और फिर उसके बाद भोजन को क्या कर देता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर देता है, ये देख रहे हैं आप, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर थ्रो कर देता है। ये रहा अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बाहर थ्रो कर देता है अपने सरफेस से ही। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है अमीबा में, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें कई सारे सेल्स नहीं है, केवल एक सेल होता है, तो इसके लिए काम करना, इसका फंक्शन बहुत ही आसान होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भोजन हमारे पास में हो, हम लोग ऐसे पकड़ें और उसको क्या कर लें, डाइजेस्ट करके और सीधा थ्रो कर दे एनीवेयर, जो कि बहुत ही रेडिकुलस होगा। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस हिसाब से होता है। जीएलएस में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे। आपको उस टाइम में बताए भी थे कि इसका ज़रूरत हम लोग को आगे पढ़ने वाला है। तो होप आप लोगों को कुछ दिमाग में होगा वो सारी चीज़ें, अगर नहीं भी होगा फिर भी हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं ह्यूमन बींग्स में कैसा। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग के पाचन तंत्र में हम लोकेशन होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हम लोग का जो शरीर में न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में, वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, हम लोग के माउथ से। और माउथ के बाद फर्दर जो है हम लोग के शरीर में माउथ से एलिमेंट्री कैनल, जो आहार नली है, ये देख रहे हैं आप, आहार नली, इससे होते हुए कहाँ पर पहुँचता है, हम लोग के स्टोमक में पहुँचता है। और आहार नली से ही और ग्लैंड्स के ही द्वारा क्या होता है, कई सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो हम लोग के फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इससे हम लोग के शरीर में डाइजेशन जो है वो क्या हो जाता है, आसान बन जाता है। तो उसके बाद हम लोग के शरीर में जो मेन ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो क्या है, माउथ है। माउथ के बाद हम लोग का एलिमेंट्री कैनल में क्या आता है, हम लोग के एलिमेंट्री कैनल में ये आता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग के स्टमक का बारी आता है, दिस द स्टमक रीजन, दिस इज योर स्टमक। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का बारी आता है, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का बारी आता है, और फिर एनएस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब मेन ग्लैंड्स जो हैं हम लोग के शरीर में, जो अलग अलग एंजाइम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं,
वो मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। तो मेन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सबके बारे में हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग के माउथ में क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। भोजन जो होता है वो टूट जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा, और मिक्स हो जाता है किससे, सलाइवा से। सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले सलाइवा द्वारा भोजन जो होता है आपस में घुल जाता है, ठीक है, हम लोग के मुंह में। और सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो जिनको हम लोग कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है। अब ये सेलेबरी एमाइलेज जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, फूड में जो स्टार्च मौजूद है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, और फूड फिर पास करता है हम लोग के एसोफेगस से कहाँ पर, स्टोमक तक, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है हम लोग के स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है वो गैस्ट्रिक जूसेज प्रोड्यूस करती हैं। फूड जो है माउथ के बाद बकल से होते हुए, बकल कैविटी यानी माउथ का इनर पार्ट से होते हुए हम लोग के एलिमेंट्री कैनल में आते हुए एसोफेगस से फिर कहाँ पर पहुँचता है, स्टोमक में। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेज। और ये गैस्ट्रिक जूसेज मुख्य रूप से पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ध्यान रखिएगा, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ठीक है, ये 3 एंजाइम्स रिलीज करती हैं, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पाचन में आसानी हो सके, और साथ ही साथ HCl जो है पेप्सिन को भी मदद करता है प्रोटीन बनाने में, भोजन को, प्रोटीन को तोड़ने में, ठीक है, ब्रेक डाउन करने में प्रोटीन को। उसके बाद म्यूकस जो है वो क्या करता है, स्टोमक का जो दीवार होता है ना, वाला लाइनिंग जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से, तो किस चीज़ से, एक्सेसिव ऑफ एसिड जब बन जाता है, HCl ज़्यादा मात्रा में जब बन जाता है उससे नुकसान ना हो, इससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो भोजन है वो कहाँ पास हो आउट हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग के स्टोमक से कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा फंक्शन होता है, जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम लोग कहते हैं डुओडेनम। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का 3 पार्ट में बटा होता है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग डुओडेनम बोलते हैं। यहाँ पर भोजन जो है वो मिक्स होता है किससे, बाइल से। ये बाइल क्या होता है, हम लोग के लिवर और लिवर से रिलीज होने वाला एक एंजाइम होता है, जो बाइल जूस जिसको हम लोग कहते हैं। और पैनक्रियाज से हम लोग के डुओडेनम में क्या रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो 2 तरह के जूसेज मुख्य रूप से रिलीज होती हैं, एक तो बाइल जूस और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस कहाँ से, लिवर से, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से। कहाँ पर रिलीज होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुओडेनम बोलते हैं। तो बाइल ब्रेक डाउन हो जाता है, बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है किसको, फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में फैट को क्या करता है, तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और ये ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होता है ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को, ठीक है, और लाइपेज ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ को, फैट को। तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, जैसे पेप्सिन का काम था, उसी प्रकार से ट्रिप्सिन का भी काम है प्रोटीन तोड़ना, और लाइपेज का काम होता है फैट का तोड़ना। जैसा कि हम लोग ने देखा बाइल जूस का काम था फैट का तोड़ना, वैसे ही लाइपेज का भी काम होता है फैट का तोड़ना। तो ये डुओडेनम में ये प्रोसेस हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फर्दर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्स होता है वो क्या करता है, इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस करता है, जो इंटेस्टाइन का जूस है वो भी प्रोड्यूस करता है। जो एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टिनल जूस में, उसमें क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल को प्रोटीन में, और फिर प्रोटीन को फर्दर एमिनो एसिड्स में तोड़ने का काम हम लोग का इंटेस्टिनल जूस करता है। जो वाल्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलीज कहते हैं। जो विलीज होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें कई सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अभी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में सरफेस एरिया। हम लोग को जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं, जो क्या करता है, हम लोग के भोजन के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड है वो ऑब्जॉर्व किया जाता है हम लोग के ब्लड के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है शरीर में जितने भी हम लोग के सेल्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हम लोग के भोजन में बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें से पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, और वेस्ट मटेरियल को हम लोग के एनस के द्वारा, रेक्टम से एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है हम लोग के शरीर के बाहर। तो ये न्यूट्रिशन था ह्यूमन बींग्स में। अगले क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, हैव फन, सी यू सून।